जय जोहार साथियों। बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार पिछले कई सालों से ब्राह्मणवादियों के कब्जे में है, किंतु इस मामले में अभी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने मैदान में आकर ब्राह्मणवादियों के चंगुल से महाबोधि विहार को कैसे निकाला जाए, इस पर मार्गदर्शन किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हेलो साथियों, ये जो 3 बजे से 6 बजे तक का सत्र है, जिसमें ये विषय रखा गया है कि देश के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के द्वारा लोगों को भर्ती करना और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को प्रतिनिधित्व से वंचित करना, ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, एक गंभीर चिंतन। दूसरा विषय है महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे से आज़ाद करना, एक चुनौती, एक गंभीर चर्चा। साथियों, ये 2 विषय हैं। दोनों विषयों के बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है या नहीं है, कहा नहीं जा सकता, मगर जो रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन है, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो फंडामेंटल राइट है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो प्रतिनिधित्व है वो लोकतंत्र में हिस्सेदारी का मामला है, और हिस्सेदारी एक जिम्मेदारी का काम है। इस दृष्टि से कि प्रतिनिधित्व करने का काम करना है, तो प्रतिनिधित्व करने का काम करना जिम्मेदारी का काम है। दूसरा, इसका जो पहलू है प्रतिनिधित्व का, वो आपको इसके द्वारा नौकरी भी मिलती है। इसके द्वारा नौकरी मिलने से आपके आर्थिक रिसोर्सेस में परिवर्तन आता है। आपके जीवन में आर्थिक रिसोर्सेस आने की वजह से बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है, और आने वाले समय में आपके बच्चों पर और आपके बच्चों के फ्यूचर पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। इतना सारा मामला है। केवल रिजर्वेशन का मामला नहीं है, केवल नौकरी का मामला नहीं है, इतना ये मुद्दा है। अब यहाँ पर आउटसोर्सिंग शब्द का उपयोग किया गया है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि देश के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के द्वारा, एक तरीका है रिजर्वेशन के द्वारा, और एक तरीका है आउटसोर्सिंग के द्वारा। यानी जो आउटसोर्सिंग है, बाह्य क्षेत्र है, वहां से, या ये कहा जा सकता है कि मार्केट है, बाह्य क्षेत्र है, वहां से सरकारी विभागों में भर्ती की जा सकती है। जब बाहर से सरकारी विभागों में भर्ती की जा सकती है, तो उससे क्या होगा? उससे रिजर्वेशन के बजाय
आउटसोर्सिंग से करने से रिजर्वेशन की फुलफिलमेंट करने की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। यानी रिजर्वेशन को बाईपास करने का आउटसोर्सिंग तरीका है। तो सामान्य बात नहीं है। और रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन करने की प्रक्रिया जब बहुत ज़्यादा तेजी से शुरू हो गई, अगर इसी बात को समझना है तो अगर 1950 को संविधान लागू हुआ और रिजर्वेशन लागू हुआ तो 50 से 60 के दरमियान हमारे लोगों में भर्ती करने के लिए बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे ही नहीं। मगर यही बात 70 और 80 के दशक में नहीं कही जा सकती, यही बात 80 और 90 के दशक में नहीं कही जा सकती, यही बात 90 और 2000 के दशक में नहीं कही जा सकती। तो इसलिए जैसे जैसे इसकी स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, तब जाकर के रिजर्वेशन को बाईपास करने का तरीका ढूंढना पड़ा और इसके लिए आउटसोर्सिंग का तरीका डेवलप किया गया। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग का जो तरीका है ये एक प्रकार से प्रतिनिधित्व, क्योंकि रिजर्वेशन केवल रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी बगैर रिप्रेजेंटेशन के नहीं होती है। जो डिक्टेटरशिप है वो प्रतिनिधित्व विहीन होती है और डिक्टेटरशिप के विरोध में एक डिक्टेटरशिप है, एक मोनार्की है। मोनार्की का मतलब है राजाशाही, और ये जो राजाशाही है ये भी प्रतिनिधित्व विहीन होती है। इसके विरोध में डेमोक्रेसी जो है ये प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम लाया गया है। और प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम जो है ये इसलिए लाया गया ताकि जनता की सहभागिता को बढ़ाया जा सके, और जनता की सहभागिता में SC, ST, OBC इनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है बल्कि माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि माइनॉरिटी में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको भी बैकवर्ड क्लास में शामिल माना गया है। इस दृष्टि से माइनॉरिटी का शब्द यहाँ जो है उपयोग और प्रयोग में लाया जा रहा है। अन्यथा केवल माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं है, मगर माइनॉरिटीज में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू है। ये बात हम लोगों को ठीक तरीके से जानने की और समझने की जरूरत है। तो ये जो मामला है ये आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती करना, ये प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने का मामला है और इसके पीछे षड्यंत्रकारी सोच है, षड्यंत्रकारी विचार है। तो जो लोग डेमोक्रेसी को लाना तो चाहते हैं, डेमोक्रेसी को, क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेसी है, तो आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में जब ब्राह्मणों ने चलाया तो अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के विरोध में, अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के विरोध में भारत के आजादी के आंदोलन का समर्थन किया। अमेरिका ने इंग्लैंड के विरोध में भारत के आजादी के आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि जब तक भारत इंग्लैंड के नियंत्रण में है वो ताकत अमेरिका से भारी पड़ती थी। तो अमेरिका ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर भारत इंग्लैंड के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है तो इंग्लैंड राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा। अगर इंग्लैंड राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया तो जागतिक राजनीति में इंग्लैंड के बजाय अमेरिका सामने आ जाएगा। ऐसे ही हुआ। इंग्लैंड का परास्त होने के बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंग्लैंड के बजाय अमेरिका हावी हो गया। तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में अमेरिका ने पहल की, और ये पहल करने के पीछे भी इंग्लैंड का प्रभाव कम करना मकसद था। और फिर आज के तारीख में
जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 50% से ज़्यादा खर्चा अकेले अमेरिका करता है, तो स्वाभाविक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका खर्चा 50% अकेले अमेरिका करता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट है उस बजट में अमेरिका 50% जो है डोनेशन देता है। तो वो डोनेशन देने से बड़ा दानी शो करना चाहता है, मगर वो दान करने के मकसद से नहीं है, जागतिक राजनीति में अपना प्रभाव निर्माण करने के मकसद से ऐसा करना चाहता है, और इसमें अमेरिका कामयाब हुआ है ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व 1950 के बाद ही आगे बढ़ा। दूसरा विषय है महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे से आजाद करना एक चुनौती। अब ये जो महाबोधि महाविहार है इस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। वो जो कमेटी है वो कमेटी ब्राह्मणों के कब्जे में है, नियंत्रण में है। वैसे देखा जाए तो कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, इक्वलिटी बिफोर लॉ के अनुसार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट के अनुसार बौद्ध जो मंदिर है या बौद्ध विहार है उस पर बौद्ध लोगों का व्यवस्थापन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। मगर ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर, योजना बनाकर नेहरू के समय से उस तरह का कानून बना के रखा हुआ है। अगर ये कानून बनाकर उन्होंने ऐसा किया हुआ है तो कानून बदलना होगा, कानून बदलना होगा। और कानून बदलने का काम पार्लियामेंट में अगर 2/3 मेजॉरिटी आपके पास नहीं है तो आप कानून नहीं बना सकते, ये दूसरा कानून बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की मेजॉरिटी अगर हमारे पास नहीं है तो हम इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कानून बदलने की स्थिति आज के तारीख में हमारे पास नहीं है, तो उन लोगों का कब्जा बना रहेगा। तो ऐसे स्थिति में बदलाव करने के लिए क्या करना होगा? अगर मान लो बदलाव करने के लिए बुद्धिस्ट लोगों का कोई आंदोलन चलाते हैं, महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति का मामला है और उसका कोई आंदोलन चलाते हैं, तो उनको जो लोगों का समर्थन लगेगा, जन आंदोलन होगा तो ये बदलाव हो सकता है। तो जन आंदोलन होने से बदलाव हो सकता है। जन आंदोलन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन की जरूरत होगी। तो बुद्धिस्ट लोगों की भारत में संख्या कितनी है आज के तारीख में? 0.71, यानी 5% भी नहीं है। 1% तो दूर की बात है, बुद्धिस्ट लोगों की जो भारत में संख्या है वो 0.71, 0.75 अगर होता तो 5% हो गया होता, ऐसा मानते। मगर ये जो परसेंटेज है 0.71% है। तो इसका मतलब है बुद्धिस्ट लोगों का कोई मास आंदोलन बनाना भी संभव नहीं है। यानी दोनों स्थिति में, इस स्थिति में बदलाव लाना संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो विकल्प क्या है? तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का बहुमत है 85%। इन लोगों को जगाना होगा, इन लोगों को तैयार करना होगा, इनकी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और भारत की ऊपर राजनीतिक सत्ता पर, संसद पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है उस संसद को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करना होगा। ये विकल्प है। इस विकल्प के दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, ये रास्ता है। इस दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ, और इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने के अलावा विकल्प नहीं है। हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।